यानी कि एसेट का इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाता है और वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी ट्रीट होने लगता है. बट दैट डज नॉट मीन दैट ड्यूरिंग द subsistence of partnership particular partner has any proprietary interest in the assets of the firm. बच्चों वर्ड देखो ना, प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट इन द एसेट्स ऑफ द फर्म. बच्चों मैंने माना कि पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में सभी पार्टनर्स का एक समान हक है. मैंने माना, मैंने पढ़ा है अभी. लेकिन इसका मतलब ये नहीं निकालने का कि कोई एक पर्टिकुलर पार्टनर का पार्टनरशिप एसेट्स के ऊपर प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट भी है. प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट समझते हो? टाइप करो, व्हाट इज प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट? व्हाट इज प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट? बच्चों पार्टनरशिप प्रॉपर्टी सभी पार्टनर्स का है, ये हमने मान लिया. लेकिन इसका मतलब ये नहीं निकालने का कि पार्टनरशिप प्रॉपर्टी पर किसी पार्टनर का इंडिविजुअल हक भी हो सकता है. ऐसा मतलब नहीं निकालने का कि पार्टनरशिप एसेट्स के ऊपर किसी पार्टनर का इंडिविजुअल राइट्स भी हो सकता है. प्रोप्राइटरी मतलब सिंगल ओनरशिप. पार्टनरशिप के एसेट्स कभी भी सिंगल ओनरशिप वाले ट्रीट नहीं किए जाएंगे. ये कलेक्टिव ओनरशिप वाले एसेट्स हैं. ये फर्म की एसेट्स है, किसी पार्टनर की एसेट नहीं मानी जाएगी. Every partner of the firm has right to get his share of profits till the firm subsists. बच्चे ये बात तो सही है, जब तक फर्म एग्जिस्टेंस में है, जब तक पार्टनरशिप फर्म चलेगा, एवरी पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से राइट्स है टू गेट शेयर इन द प्रॉफिट. ये हमने पढ़ा है बच्चों. एवरी पार्टनर हैज राइट टू गेट शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म. जब तक पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी बिजनेस चलेगा. लेकिन बच्चों आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर हर पार्टनर को ये राइट मिला है टू गेट द शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म जब तक फर्म चलेगा, इसके साथ साथ बच्चों हर पार्टनर को और क्या राइट मिला है? पढ़ो. एंड ही हैज ऑल्सो राइट. बच्चों राइट टू शेयर प्रॉफिट्स ये तो है, इसके अलावा हर पार्टनर को और क्या राइट मिला है? एंड ही हैज ऑल्सो राइट टू सी दैट all the assets of partnerships are applied to and used for purpose of partnership business. बच्चों हर पार्टनर को सिर्फ प्रॉफिट में शेयर लेने का राइट नहीं है, वो तो है ही बाय डिफॉल्ट. लेकिन साथ में हर पार्टनर को ये भी राइट है कि वो देखे कि पार्टनरशिप के जो एसेट्स है उसका प्रॉपरली यूज हो रहा है कि नहीं फॉर द पर्पस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस. कहीं कोई पर्टिकुलर पार्टनर उसको अपने पर्सनल काम के लिए तो नहीं अप्लाई कर रहा है. अगर ये कोई देख रहा है तो दूसरे पार्टनर्स इसका ऑब्जेक्शन ले सकते हैं एंड वो लेना उनका राइट है, क्योंकि लिखा है सेक्शन 15 में. सेक्शन 15 में क्लियर कट लिखा है कि पार्टनर एवरी पार्टनर हैज नॉट ओनली राइट टू शेयर profits of the firm, but he has also right to see that all the assets of the property partnerships are properly applied and used for the purpose of partnership business. तो बच्चों उतना ज्यादा दम नहीं है सेक्शन 15 में, बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया है. सेक्शन 15 का बच्चों सिंपल सा लाइन याद रखना कि पार्टनरशिप प्रॉपर्टी जो भी है, फर्म की जो भी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है, उसे कोई भी पार्टनर अपने पर्सनल काम के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा. पार्टनरशिप फर्म की जो भी एसेट प्रॉपर्टी है वो पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस के लिए ही 100% यूज होनी चाहिए. बस अगर आपको ये समझ में आ गया है, सिंपल लाइन मैंने क्या बोला, तो सेक्शन 15 कंप्लीट है बच्चों. अब हम सेक्शन 16 पर आते हैं. बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो, पहले तो इसको कहीं लिख के रखो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं. बच्चों मुझे ये बताओ, अगर किसी पार्टनर ने
पार्टनरशिप फर्म का प्रॉपर्टी यूज करके, बच्चों लाइन ठीक से सुनो, अगर किसी पर्टिकुलर पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म की एसेट का यूज किया या पार्टनरशिप फर्म के नाम का यूज किया या फर्म के बिजनेस कनेक्शन का इस्तेमाल किया, एंड ये इस्तेमाल करके अगर किसी पर्टिकुलर पार्टनर ने कोई पर्सनल प्रॉफिट अगर अर्न किया है, तो उस पर्सनल प्रॉफिट को क्या होना चाहिए? क्या वो पार्टनर को ही मिलना चाहिए जिसने अर्न किया, कि इस प्रॉफिट के बारे में हिसाब पार्टनर ने बाकी पार्टनर्स को भी देनी चाहिए एंड वो प्रॉफिट्स भी फर्म को दे देना चाहिए? क्या लगता है बच्चों? मैं A1 का नाम यूज करके, मैं A1 का बिजनेस कनेक्शन यूज करके क्या कोई पर्सनल प्रॉफिट कर सकता हूँ? दैट इज माय क्वेश्चन। कम ऑन, फर्स्ट यू द आंसर। क्या एक पार्टनर मैं पर्सनल प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ? पर्सनल समझते हो ना, खुद के लिए। क्या मैं पर्सनल प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ? पहली बात तो नो। एंड अब दूसरा, अगर मैंने अर्न कर लिया तो मान लो A1 का नाम यूज करके, A1 का कोई एसेट यूज करके, A1 का बिजनेस कनेक्शन यूज करके अगर मैंने कोई पर्सनल प्रॉफिट अर्न भी कर लिया तो मुझे क्या करना पड़ेगा गिरीश को? उस प्रॉफिट्स का हिसाब किताब A1 को देना पड़ेगा। सिर्फ हिसाब किताब ही नहीं, वो प्रॉफिट्स भी मुझे A1 को हैंड ओवर करना पड़ेगा, सभी पार्टनर्स को दे देना पड़ेगा। कुछ समझा बच्चों? ये हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 15 में। अब बच्चों मुझे एक और क्वेश्चन का आंसर दो। बच्चों मैं A1 में ऑलरेडी पार्टनर हूँ, गिरीश A1 में ऑलरेडी पार्टनर है, वसई में A1 में पार्टनर है। एंड बच्चों मैंने विरार में कॉमर्स क्लासेस डाल दिया, यानी मैंने विरार में एक ऐसा बिजनेस डाला जो वसई के मेरे बिजनेस को कंपटीशन में है। डोंट यू थिंक सो? यानी एक पार्टनर ने क्या किया, दूसरी जगह पर एक बिजनेस शुरू किया एंड वो बिजनेस उसके पहले बिजनेस के जैसा ही है, कंपटीशन में है। तो क्या ऐसा पार्टनर को अलाउड है कि वो पार्टनर रहते हुए कोई नया बिजनेस शुरू करे जो इस पार्टनरशिप फर्म के कॉम्पीट करे? क्या ऐसा अलाउड है क्या? नहीं। अब अगर किसी पार्टनर ने ऐसा करके नया बिजनेस शुरू करके जो A1 के साथ कॉम्पिटिंग है अगर शुरू कर दिया, तो उस नए बिजनेस से होने वाला प्रॉफिट गिरीश का होगा कि वो भी A1 का माना जाएगा? किसका माना जाएगा? बाय लॉ बच्चों वो A1 का ही माना जाएगा। यानी बच्चों सेक्शन 16 में मैंने 2 पॉइंट्स कवर किए। बच्चों हेडिंग क्या है सेक्शन 15 या 16 के? आप देख ही रहे हो, पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाय पार्टनर्स। पार्टनर्स ने अगर कहीं पर भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली फर्म का नाम यूज करके, फर्म के कनेक्शंस यूज करके, फर्म के कस्टमर्स को सॉलिसिट करके, फर्म की एसेट्स यूज करके अगर कोई पर्सनल प्रॉफिट जनरेट किया है, तो बच्चे ये पर्सनल प्रॉफिट का हिसाब किताब एंड ये पूरा प्रॉफिट उस पार्टनर ने फर्म को दे देनी चाहिए। ओके अभी शंकर, व्हाट इज योर डाउट? सूट फॉर इंजंक्शन कर सकते हैं ना? कर सकते हैं ना, व्हाई नॉट? स्पेसिफिकली अगर वो एग्रीमेंट हुआ हो तो, बराबर है। अगर पार्टनर्स ने आपस में पहले एग्रीमेंट किया होगा कि जब तक आप A1 के पार्टनर्स हैं तब तक आप किसी और नया बिजनेस शुरू नहीं कर सकते, अगर ऐसा एग्रीमेंट हुआ है अभिशंकर, तो आपका क्वेश्चन पूछना जायज है। एंड आप बताओ, आपको आपका डाउट क्लियर हुआ? आपका डाउट क्लियर हुआ? यस, ठीक। बच्चा अभी मैं सेक्शन 16 को पढ़ रहा हूँ, मैंने आइडिया तो क्लियर कर दिया आपको। बच्चा हम एक एक सेक्शन को 3-3 बार पढ़ रहे हैं। देखो पहले मैं मेरे लैंग्वेज में पढ़ाता हूँ, फिर सेक्शन में क्या लिखा है वो पढ़ते हैं, फिर सेक्शन को और सिंप्लीफाई करते हुए हम एनालिसिस पढ़ते हैं।
सो 3 बार हिट होता है आपके माइंड में, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा तकलीफ होगी जब आप वापस इसको रिवाइज करेंगे। चलो बच्चों देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16, subject to the contract between partners, यानी unless otherwise agreed, A, पढ़ो क्या लिखा है, if partner derives any profit for himself from any transaction of the firm or from the use of property or business connection of the firm or the firm name, he shall account for that profit. बच्चों टाइप करो, he shall account for that profit मतलब he shall account for that profit मतलब उस पूरे प्रॉफिट को अर्न करने का हिसाब उसने बाकी पार्टनर्स को देना है, एंड जो भी प्रॉफिट अर्न किया है वो फर्म को हैंड ओवर करना। तो समझा बच्चों, he shall account for that profit and pay it to the firm इसका सेक्शन 16 का बी पॉइंट क्या कहता है देखो बच्चों, इफ पार्टनर कैरीज ऑन एनी बिजनेस ऑफ द सेम नेचर, मैंने कहा ना वसई के A1 में मैं पार्टनर हूँ, विरार में भी मैंने A1 के जैसा बिजनेस शुरू किया, क्लासेस डाल दिया, तो आपको लगता नहीं गिरीश ने सेम नेचर का बिजनेस शुरू किया जो वसई के A1 को कंपटीशन में देगा, कॉम्पीट करेगा? तो पहली बात तो ऐसा अलाउड नहीं था, एंड अगर पार्टनर ने ऐसा कर भी दिया है तो बच्चों पार्टनर को सारा प्रॉफिट का हिसाब किताब एंड पूरा प्रॉफिट जो उसने अपने नए बिजनेस में किया है वो फर्म को दे देना पड़ेगा। इफ पार्टनर कैरीज ऑन एनी बिजनेस ऑफ द सेम नेचर एज एंड कॉम्पीटिंग विद दैट ऑफ द फर्म, he shall account for and pay to the firm all the profits made by him in that business. बच्चों विद दिस सेक्शन 16 का मेन प्रोविजन मैंने कंप्लीट कर दिया। अब बच्चों एग्जाम्पल की मदद से, दो बड़े बड़े एग्जाम्पल की मदद से हम सेक्शन 16 को एकदम 100% कंफर्म कर लेंगे। बच्चों आपको एनालिसिस पढ़ने के बाद सेक्शन 16 में मुझे नहीं लगता डाउट रहेगा, तो क्या आई डोंट थिंक सो कि आपको डाउट होगा। बच्चों देखो क्या लिखा है, where partner derives any profit for himself from any transaction of the firm or from the use of property or business connection of the firm or firm name, he must account for that profit and pay to the firm. बच्चों वही ऊपर का ही कॉपी हुआ है देखो। अब एक काम करो, एग्जाम्पल पढ़ो आप लोग ABCD का। सबने पढ़ लिया एक बार, क्या हुआ समझ में आया? किस पार्टनर ने यहाँ थोड़ी चालूगिरी की है? किस पार्टनर ने ये ट्रांजैक्शन में से अपना पर्सनल प्रॉफिट बनाने की कोशिश की? बच्चा आपको समझा ना ए ने क्या कैसे पर्सनल प्रॉफिट बनाया, फर्म के कॉन्ट्रैक्ट से उसने कैसे पर्सनल प्रॉफिट बनाया? तो सेक्शन 16 के हिसाब से आपको लगता नहीं इस पर्सनल प्रॉफिट का हिसाब
उसने अपने पार्टनरशिप फर्म को देना है एंड जो भी प्रॉफिट किया वो भी हैंड ओवर करना है. डोंट यू थिंक सो? लेकिन बच्चों पहले ये बोलो सब लोग यस टाइप करके, सबने पढ़ लिया, समझ लिया? मैं भी पढ़ सकता था, आपको पर्पसफुली दिया पढ़ने को. हाँ बच्चों, अब एक काम करो, जिस एग्जाम्पल को आपने पढ़ा उस एग्जाम्पल की लास्ट लाइन पढ़ो, क्या लिखा है? दिस रूल however is subject to contract between partners. इसका मतलब क्या बच्चों? सेक्शन 16 में जो आप पढ़ के आ रहे हो बच्चों, इसका एक्सेप्शनल केस भी हो सकता है. एंड इसका एक्सेप्शन केस ये है कि अगर ऐसा करने का कॉन्ट्रैक्ट ही अगर हुआ है पार्टनर्स के बीच में, तो बच्चों ए द्वारा किया गया ये ट्रांजैक्शन वैलिड हो जाएगा. यानी वो पैसा प्रॉफिट ए को मिलेगा कि ए को ये पैसा फर्म को देना पड़ेगा. अगर ये पहले ही एग्रीमेंट हो गया है पार्टनर्स के बीच में कि कोई भी पार्टनर अपना पर्सनल ट्रांजैक्शन भी कर सकता है फर्म के नाम पे यूज करके, तो बच्चों बताओ फिर ऐसे केस में ए द्वारा किया गया प्रॉफिट ए का ही होगा कि फर्म को देना पड़ेगा? फिर ए को ही मिलेगा वो, पढ़ाई क्योंकि के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट ए को ही तैयारी का मिलेगा साथी. वो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही हुआ है बिटवीन द पार्टनर्स. यानी ऊपर जो हमने लॉ पढ़ा कि जो भी प्रॉफिट होगा वो पार्टनर ने फर्म को देना चाहिए, हिसाब किताब देना चाहिए. बच्चों ये हर बार होगा ऐसा जरूरी नहीं. अगर पार्टनर्स में आपस में ये एग्रीमेंट हुआ है कि ऐसा कोई भी पार्टनर कर सकता है, ऐसा कोई भी पार्टनर कर सकता है, तो फिर बच्चों यहाँ ए ने कुछ गलत नहीं किया है. ए ने जो भी पर्सनल प्रॉफिट किया है वो ए को ही बिलोंग करेगा एंड वो ए ये प्रॉफिट फर्म को नहीं देगा. तो लास्ट लाइन को जरा ध्यान रखो बच्चों, लास्ट लाइन पढ़ाने का मेरा इंटेंशन था. बाकी तो मुझे समझ में आ ही गया कि आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया करके. एग्जाम्पल का मुझे डाउट नहीं, मुझे मालूम है आपको समझ में आ गया. बट नाउ गिव द रिस्पॉन्स. क्या वो लास्ट लाइन क्लियर हुआ सबको? दिस रूल हाउएवर इज सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स. हेलो, यानी आपको नहीं लगता कुछ एक्सेप्शन सी बात हो रही है? ऊपर का रूल इज हाउएवर सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स. बच्चे एक और रूल है उसका भी एक एग्जांपल है, देखो. where partners carries on competing business. जैसे बच्चों वसई में A1 है, मैंने विरार में A2 चालू कर दिया, एजम्पशन करो. where partner carries on competing business, he must account for and pay to the firm all the profits made by him in that business. ये भी ऊपर हमने सेक्शन 16 में पढ़ा. बच्चे काम करो, इसमें जो एग्जाम्पल है जरा उसको पढ़ो एंड टेल मी whether you have understood or not. Come on, read. 4 लाइन का एग्जाम्पल है. कम ऑन, एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ पढ़ने के लिए बच्चों, पढ़ो.
बच्चों कौन से पार्टनर ने कॉम्पिटिंग बिजनेस स्टार्ट कर दिया और खुद का फायदा निकालने का कोशिश किया? किस पार्टनर ने यहाँ पर पर्सनल प्रॉफिट अर्न किया बाय स्टार्टिंग कॉम्पिटिंग बिजनेस? जो फर्म का बिजनेस है वो खुद भी अपने नाम से करने लगा। जो फर्म का बिजनेस है वो खुद अपने नाम से पर्सनली करने लगा एंड प्रॉफिट अर्न करने लगा। चलो बच्चों, हैव यू अंडरस्टूड सेक्शन 16 नाउ? कम ऑन एवरीवन। 2 पॉइंट्स हमने पढ़े। सेक्शन 16 में 2 रूल पढ़े बच्चों। पहला रूल क्या था? किसी भी पार्टनर ने फर्म का नाम, फर्म का एसेट यूज करके अगर पर्सनल प्रॉफिट किया तो पर्सनल प्रॉफिट उसका नहीं है, वो फर्म का ही होगा। उसने फर्म को हैंड ओवर कर देना चाहिए। एंड दूसरा रूल बच्चों, अगर किसी भी पार्टनर ने कोई एक नया कॉम्पिटिंग बिजनेस स्टार्ट किया विच इज सिमिलर टू पार्टनरशिप फर्म, तो ऐसे कॉम्पिटिंग बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होगा वो उसने अपने पार्टनरशिप फर्म को दे देना है, दे देना पड़ेगा। बरोबर है? तो बच्चों दोनों के लिए एक एक एग्जाम्पल था। दोनों लॉ को समझाने के लिए आपको सी इंस्टीट्यूट ने एक एक एग्जाम्पल दिया है एंड आई एम वेरी श्योर कि आपको बोथ द एग्जाम्पल्स आर क्लियर। ओके, both the examples are clear. Okay, so बच्चों अभी नेक्स्ट जो सेक्शन हम पढ़ेंगे, आपके बुक पे हेडिंग दिख रही है नोट्स में बच्चों, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स आफ्टर चेंज इन द फर्म। बच्चों आफ्टर द चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म टेक्स प्लेस। बच्चों आपको याद है पार्टनरशिप में एडमिशन, रिटायरमेंट ऐसा कुछ होता है? जरा याद करो, अकाउंट्स में पढ़ा है आपने। जब नया पार्टनर का एडमिशन हो जाता है, नए पार्टनर के एडमिशन के बाद जब नई बैलेंस शीट बनती है तो उसको आप क्या लिखते हो अकाउंट्स में? आफ्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर, बच्चों जब आप नई बैलेंस शीट बनाते हो तो आप क्या लिखते हो अकाउंट्स में? मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ बच्चों, कुछ लिखते हो अकाउंट्स में? हाँ, हम बोलते हैं, हम ऐसे बच्चों हम उसको क्या कहते हैं? बैलेंस शीट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। यानी ये जो नई पार्टनरशिप फर्म बनी है आफ्टर एडमिशन, उसकी बैलेंस शीट है ये। मैं सही बोल रहा हूँ बच्चों? बैलेंस शीट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। यानी बच्चों सबसे पहले, अब हम लास्ट 3-4 लेक्चर से क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? जब से मैंने यूनिट नंबर 2 शुरू किया है, हम एक्चुअली पढ़ क्या रहे हैं? हम राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर ही तो पढ़ रहे हैं। पार्टनर्स की राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज क्या हैं बच्चों, वो सब हम पढ़ ही रहे हैं लास्ट 2-3 लेक्चर से। अब सेक्शन 17 में मैं कोई राइट्स एंड ड्यूटीज अलग से नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ। जो हमने पढ़ा था वही है। सिर्फ आर्ग्यूमेंट क्या है कि पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होने से पहले पार्टनर्स की राइट्स एंड ड्यूटीज जो थी, क्या पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद क्या वो राइट्स एंड ड्यूटीज सेम होंगी कि चेंज हो जाएंगी? दैट इज माय आर्ग्यूमेंट। क्या लगता है आपको बच्चों? जो राइट्स एंड ड्यूटीज फर्म की रिकॉन्स्टिट्यूशन होने से पहले थी, क्या वही राइट्स एंड ड्यूटीज फर्म की रिकॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद भी सेम रहेंगी कि कुछ चेंज हो जाएंगी? क्या लगता है आपको? तो बच्चों आर्ग्यूमेंट जरा समझिए। तो एक्चुअली आप हेडिंग को पढ़ेंगे ना, हेडिंग को, तो हेडिंग से आपको आइडिया आ जाएगा बच्चों। क्या लिखा है हेडिंग में? राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। लेकिन कब कब बच्चों? टाइप करो कब। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, लेकिन कब? आफ्टर चेंज इन द फर्म। आफ्टर चेंज इन द फर्म टेक्स प्लेस। यानी बच्चों आफ्टर द चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। बराबर है? और रिकॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद जो नई पार्टनरशिप फर्म बनती है,
बच्चों उसमें राइट्स एंड ड्यूटीज पार्टनर के क्या सेम रहेंगे जो पहले थे कि चेंज हो जाएंगे? बच्चों यही अभी हम पूरा स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों जरा टाइप करो यस नो में। मैंने पढ़ाया नहीं लेकिन आपको आइडिया आया हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कि फर्म की रिकॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद पार्टनर्स की राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होंगी, ये पढ़ने जा रहे हैं। फर्म का एडमिशन, फर्म में जब एडमिट होता है नया पार्टनर, या फर्म में किसी पार्टनर की रिटायरमेंट होती है, या फर्म में किसी पार्टनर की डेथ होती है, बरोबर है? या बच्चों और भी एक दो रीजंस हैं। तब बच्चों फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन, फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया ऐसा हम लोग बोलते हैं। एंड बच्चों जब फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाता है तो पार्टनर्स की राइट्स एंड ड्यूटीज पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये बच्चों आपको जानना जरूरी है। एंड ये आपको सेक्शन 17 बताएगा। सो लेट अस स्टार्ट। बच्चों सबसे पहले आपको ये समझना है कि पार्टनरशिप फर्म में ऐसा एग्जैक्टली क्या होता है चेंज, जिसको हम कहते हैं कि फर्म की कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हुआ। बच्चों पहले वो समझना। देखो, बिफोर गोइंग इनटू द राइट्स एंड ड्यूटीज, बच्चों राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है ये जानने से पहले पहले ये समझने की कोशिश करो, बरोबर है, कि कौन से चेंज के वजह से हम बोलते हैं कि फर्म में कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ। we should first know how change may takes place in the constitution of the firm, and it may occur in one of the four ways, namely, बच्चों ये चार जो अभी हम स्टेप्स पढ़ने जा रहे हैं, ये चार स्टेप्स अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं, इसमें से कोई भी एक ट्रांजैक्शन अगर होता है तो मान लेने का देयर इज अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, या चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म हैज टेकन प्लेस। ये चार में से अगर कोई भी एक ट्रांजैक्शन होता है तो बच्चों पहले मान लेने का कि चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म हैज टेकन प्लेस। पहला, व्हेन न्यू पार्टनर और पार्टनर कम्स इन, यानी किसकी बात हो रही है? एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। डोंट यू थिंक सो? वेयर न्यू पार्टनर और पार्टनर कम्स इन, मतलब बच्चों क्या आपके अकाउंटिंग भाषा में एडमिशन ऑफ पार्टनर हो रहा है कि नहीं? तो बच्चों जब भी एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर होगा तो एजम्पशन कर लेने का देयर इज अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। दूसरा, वेयर सम पार्टनर और पार्टनर गो आउट, जब कोई बच्चे एग्जिस्टिंग पार्टनर या पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से चले जाते हैं। अब चले जाने का मतलब यहाँ डेथ भी है, चले जाने का मतलब यहाँ पर पार्टनर गेटिंग रिटायरमेंट ऑल्सो। कोई पार्टनर फर्म छोड़ के चला जाता है बाय टेकिंग रिटायरमेंट, एंड कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है। तो डेथ होने से ऑटोमेटिकली बच्चों वो पार्टनर पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा नहीं रहता। तो बच्चों अगर डेथ ऑफ पार्टनर हुआ या रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हुआ तो भी मान लेने का कि चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म हैज टेकन प्लेस। चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म हैज टेकन प्लेस। तीसरा बच्चों, तीसरा भी ट्रांजैक्शन अगर हुआ तो मान लेने का कि चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म हैज टेकन प्लेस। बच्चों मुझे ये बताओ, A1 का जो बिजनेस था, A1 के चार पार्टनर जब A1 चालू किया तो बच्चों हमारा ओरिजिनल बिजनेस जो हमने शुरू किया था वो कॉमर्स क्लासेस चालू था, 11वीं से लेकर TY BCom, FYJC टू TY BCom। बच्चों ये हमारा ओरिजिनल बिजनेस था जिसके लिए हमने पार्टनरशिप फर्म फॉर्म की थी। लेकिन बच्चों आगे चलकर हमने सोचा कि अभी हम क्लासेस को बंद कर दें, अभी हम क्लासेस अपने इस ओरिजिनल बिजनेस को बंद कर दें, बरोबर है, एंड इसकी जगह कोई नया बिजनेस शुरू कर दे, इसके जगह कोई नया बिजनेस शुरू कर दे। यानी बच्चों व्हेन द चेंज इन द नेचर ऑफ बिजनेस टेक्स प्लेस,
जब चेंज इन द नेचर ऑफ बिजनेस टेक्स प्लेस, तो मान लेने का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म में चेंज हुआ है। ये तीसरा कारण है। वेयर द पार्टनरशिप कंसर्न कैरीज ऑन बिजनेस, जब बच्चों पार्टनरशिप बिजनेस या कंसर्न कैरीज ऑन बिजनेस अदर देन द बिजनेस फॉर विच इट वाज ओरिजिनली फॉर्म, जिस बिजनेस करने के लिए ओरिजिनली फॉर्म हुआ था उसको छोड़कर जब पार्टनरशिप कोई और नया बिजनेस करने लगे, तो मान लेने का चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म हैज टेकन प्लेस। एंड चौथा बच्चों, ये मैंने पढ़ाया था, जरा याद करो। अगर पार्टनर्स लोगों ने पार्टनरशिप फर्म बनाया था फॉर फिक्स्ड पीरियड, एंड फिक्स्ड पीरियड खत्म होने के बाद वो पार्टनर्स वो बिजनेस को कंटिन्यू कर देते हैं। टाइप करो, 3 साल का पार्टनरशिप फर्म बनाया था, लेकिन 3 साल के बाद पार्टनर्स ने सोचा हम ये बिजनेस को कंटिन्यू कर दें। पहली बात तो बताओ, ये पार्टनरशिप फर्म विच इज फॉर्म फॉर फिक्स्ड पीरियड, पहली बात तो बताओ किसमें कन्वर्ट हो गया? ये पढ़ाया था बच्चों अभी लास्ट टू लास्ट लेक्चर। पहली बात तो बच्चों, जब फिक्स्ड टर्म का पार्टनरशिप पीरियड को हम कंटिन्यू कर देते हैं, तो पहली बात तो वो पार्टनरशिप एट विल बन जाता है। एंड बच्चों, जब कोई पार्टनरशिप विच इज फॉर्म फॉर फिक्स्ड टर्म उसे कंटिन्यू कर दिया जाता है आफ्टर द एक्सपायरी पीरियड, तो बच्चों दैट पार्टनरशिप बिकम्स पार्टनरशिप एट विल। एंड बच्चों, ऐसा भी जब होता है तो हम बोल सकते हैं बस बच्चों की पार्टनरशिप की कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हुआ। बच्चों, अभी ये राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होंगे पार्टनर्स के आफ्टर द चेंज इन द फर्म टेक्स प्लेस, ये जानने से पहले कम ऑन जरा हॉनेस्टली रिस्पॉन्स दो। पहले ये बताओ, क्या आपको समझा बच्चों? चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हुआ, ये कैसे पता चलेगा हमको? तो ये 4 ट्रांजैक्शन में से अगर एक भी ट्रांजैक्शन आपके सामने आया तो मान लेने का कि चेंज इन द फर्म, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म हैज टेकन प्लेस, बराबर है। एंड अब इसके बेसिस पर सेक्शन 17 का डिस्कशन होगा बच्चों, इसके बेसिस पर सेक्शन 17 का डिस्कशन होगा। अब सेक्शन 17 में एक्सप्लेन कर सकता हूं, बिकॉज नाउ यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग when the change in the constitution of firm takes place, when we say there is a change in the constitution of firm, तो ये 4 रीजंस लिख देने का बच्चों, बड़ा क्वेश्चन बन सकता है ये आराम से। डोंट यू थिंक सो? ये 4 आंसर लिखने को आ सकता है आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए when we say the change in constitution of firm takes place, तो आपको ये 4 रीजन लिखने पड़ेंगे। जब पार्टनर की एडमिशन होती है, जब पार्टनर की डेथ रिटायरमेंट होती है, बरोबर है, जब पार्टनरशिप कोई नया बिजनेस शुरू कर दे, वो बिजनेस बंद करके जो बिजनेस ओरिजिनली करने के लिए इनकी पार्टनरशिप बनी थी। एंड तीसरा बच्चों, जब पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड टर्म का एक्सपायरी डेट खत्म होने के बाद भी पार्टनरशिप को कंटिन्यू कर दिया जाता है, तो ये 4 सिनारियो में हम बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इन फर्म हैज टेकन प्लेस। ओके बच्चों, अब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17, चलो 3 रूल्स हैं, पढ़ते हैं एक एक 1 by 1। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स, यानी अनलेस अदरवाइज एग्रीड। ए, आफ्टर अ चेंज इन द फर्म, बच्चों पहला केस हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होने के बाद की सिचुएशन क्या रहेगी। देखो, where change occurs in the constitution of the firm, the mutual rights and duties of partner, जो हमने पहले पढ़े थे, the mutual rights and duties of the partners in the reconstituted firm। बच्चों टाइप करो, in the reconstituted firm मतलब in the reconstituted firm मतलब ओल्ड फर्म या नई फर्म, आफ्टर डेथ रिटायरमेंट एडमिशन, न्यू फर्म, वेरी गुड, न्यू फर्म, वेरी गुड, यस।
तो बच्चों न्यू फर्म मीनिंग समझ में आ गया सबको? रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म मतलब न्यू फर्म। बच्चे एक बार फिर पढ़ रहा हूं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, ध्यान दो। ए पॉइंट, where change occurs in the constitution of the firm, the mutual rights and duties of partners in reconstituted firm remain the same, remain the same, remain the same as they were immediately before the change as far as may be। बच्चों जरा रिस्पॉन्स चाहूंगा, ए पॉइंट समझ में आया? बच्चों जो राइट्स एंड ड्यूटीज ओल्ड फर्म में थी पार्टनर्स की, वही सेम राइट्स एंड ड्यूटीज बच्चों नए फर्म में भी होंगी, सेम टू सेम। पॉइंट है, समझा सबको? जरा यस में बोलो। पुराने फर्म में जो राइट्स एंड ड्यूटीज थी, वही सेम राइट्स एंड ड्यूटीज नए फर्म में भी आ जाएंगी, कोई चेंज नहीं। गेटिंग दैट? यस। पार्टनरशिप फर्म की कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होने के बाद भी पार्टनर्स की म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज में कोई चेंज नहीं होगी। जो रिकॉन्स्टिट्यूशन होने से पहले था, वही राइट्स एंड ड्यूटीज रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद भी कंटिन्यू रहेगा। चलो बच्चों, ए पॉइंट सेक्शन 17 का आई वांट रिस्पांस। हैव यू अंडरस्टूड? यस एवरीवन? सभी से एवरीवन? ओके। तो बच्चों अभी मैं बी एंड सी जो है, अभी ये जो बी एंड सी मैंने जो बच्चों पढ़ाना है, ये मैं सोच रहा हूँ बच्चों ब्रेक के बाद पढ़ाऊंगा 9:30 को। ठीक है, 9:30 को बच्चों अपना लेक्चर है, तो 9:30 के लेक्चर में मैं इसको कंटिन्यू कर दूंगा। लेकिन बच्चों मुझे ये बताओ, ये तो आई एम वेरी श्योर आपको समझ में आ गया, जरा सीरियस नोट पे बताओ बच्चों, व्हेन द चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस, व्हेन द चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म टेक्स प्लेस, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो कितने रीजन है उसके सामने दिख रहे हैं आपको? कितने रीजन है? इसमें से एक भी अगर रीजन हुआ तो हम एजम्पशन करेंगे कि देयर इज अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, यानी ओल्ड फर्म नाउ विल बी कन्वर्टेड इनटू न्यू फर्म, जिसको हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म भी बोलते हैं। तो बच्चों ये एक बड़ा क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, ध्यान में रखना। उस वक्त आपको ये चारों रीजंस लिखने को आने चाहिए, चारों रीजंस आपको लिखने को जमना चाहिए बच्चों। चलो तो बच्चों फिर मैं अभी स्टॉप करता हूँ, बराबर है? 9:30 को 9:25 को हो जाओ आप लोग वापस, 5 मिनट पहले 9:25 को